बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 24 अक्टूबर जुमेरात का दिन है। पहले तो माज़रत कि मेरा गला इस वक्त शदीद ख़राब है, बुखार थोड़ा बेहतर है, लेकिन ये ख़बरें आपके सामने रखनी है, तज्ज़िया करना है। आज खान पहली दफ़ा डयाला से बाहर आने का चांस था, सख्त सिक्योरिटी भी थी। मुलाकात इमरान खान की भी तय हो चुकी है और इसके साथ साथ खान के दीदार के लिए भी लोग, आपको पता है, बेकरार हैं इस वक्त। बुशरा बीबी की जो रिहाई एक बहुत बड़ा मामला, और दुनिया भर में जो खान के लिए अब आवाज़ उठाई जा रही है। अमरीकी कांग्रेस में 60 अरकान ने बाकायदा नाम लेके अपने सदर को ख़त लिखा उसकी वजह, और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मंसूर अली शाह ने आज बिलाखिर वही कह दिया जो पूरी कौम कह रही थी, और इसके साथ साथ उन्होंने फुल कोर्ट का भी मुतालबा कर दिया। और यहाँ पर तहरीक इंसाफ ने एहतजाज का जो मामला था उस पर भी बहुत सी बातें आज क्लियर की हैं। बुशरा बीबी की 267 दिन के बाद रिहाई हुई, बनी गाला भी पहुँच गई, इस्तकबाल हुआ उनका बड़ा ठीक ठाक। और चीफ़ जस्टिस, और ये जो मामला 26वीं तरमीम पे मौलाना फजल रहमान के साथ बड़ी वारदात हुई, धोखा हुआ, तहरीक इंसाफ के 2 सेनेटर्स को शोकास नोटिस भी जारी हो गया। ये तमाम मामला पे तफसील से अगर बात करें तो सबसे पहले इमरान खान के ख़ानदान के एक फ़र्द की ज़मानत, बुशरा बीबी, उनकी बीवी, उनकी ज़ोजा अहलिया, 267 दिन यानी 9 महीने, 15 केसेस उनके ऊपर थे, वो ख़त्म हुए। ये सिर्फ खान की बीवी होने की वजह से जुल्म सितम था। यही अलीमा खानम, उस्मा खान और हसन न्याजी समेत इमरान खान और पूरा पाकिस्तान बल्कि इस वक्त जो कैद काट रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से। बुशरा बीबी की कैद में सबसे अहम मामला ये था कि इनके ऊपर बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया, एक प्रॉपर मुहिम चलाई गई। अगर आपको याद हो, ये प्रोग्राम्स में बैठ के रावी साहब, फारूक मुनीब, सुहेल वड़ाइच, ये सब के सब पैगाम रसानी करते हुए दावे करते थे कि बुशरा बीबी वादा माफ़ गवाह बन गई। अब उन लोगों को पूछना चाहिए कि बुशरा बीबी सारे राज खोल देगी, वो कभी इधर चली जाए। और ये वो घटिया लोग हैं जो कभी जादू टोने के इल्ज़ाम लगाते रहे, कभी बुशरा बीबी पे इल्ज़ाम लगाते रहे ट्रांसफ़र पोस्टिंग के। हालांकि इन सबको पता है वजह सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की बीवी होना, वज़ीर-ए-आज़म की बीवी होना। और पाकिस्तान की तारीख में कभी वज़ीर-ए-आज़म की किसी बीवी को जेल में नहीं डाला गया, और वो भी गैर सियासी। बहरहाल ये जुल्म आप कभी पाकिस्तान में अवाम भूलेगी नहीं, वक्त गुजरेगा ज़रूर, और करने वाले जो मालूम लोग हैं, ना मालूम नहीं मालूम लोग हैं, वो सब इंशाल्लाह सामने आएंगे। अभी जस्टिस मियां गुल हसन की अदालत में देखें, आज इमरान खान का तिब्बी मुआयने के लिए भी डॉक्टर फैसल को शामिल करवाया गया। चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने भी वकला की मीटिंग थी करवाई। अब नौरीन खान से मुलाकात का मामला भी, ये मियां गुल हसन साहब की अदालत में ये केस था। और वकला, ये 2 चीज़ें देखें, इससे ज़्यादा पस्ती का क्या आलम होगा कि इस वक्त हमें इमरान खान की मुलाकात हमारे लिए एक बड़ी नेमत बन जाती है। अंदाज़ा करें, जहाँ दुनिया भर के सेलिब्रिटीज़ बड़े बड़े, केट स्टीवन का नाम, जिन लोगों ने केट स्टीवन का सुना, यूसुफ का नाम, वो ज़रा गूगल करके चेक करें। अमेरिका बरतानिया के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ देखें वो कैसे खान के लिए बातें करते हैं। यहाँ 60 अरकान कांग्रेस जो ख़त लिख रहे हैं कि खान बेगुनाह है, वो अपने सदर को लिख रहे हैं, जो बाइडन को, जालिम आदमी देख क्यों उसे जेल में बैठा, क्योंकि सारा मामला वहीं से शुरू हुआ, साइफर से। अब अमेरिका के इलेक्शन है। अब ये वो लोग हैं जो अपने जब हल्के में जाते हैं, वहाँ लोगों से मुलाकात होती है इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में, तो लोग इनसे सवाल पूछते हैं। ये मैं आपको उनके अल्फाज बता रहा हूँ। और ये तकरीबन 180 के करीब लोग हैं जो इस वक्त कांग्रेस में मौजूद हैं अमेरिका की। और ये बाकायदा तौर पर, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है और वहाँ पे पाकिस्तानियों के अलावा यकीन करें हिंदुस्तानी, लेबनानी, अरब दुनिया के लोग इनसे सवाल पूछते हैं। एक तो इसराइल का मामला सबसे बड़ा है, जहाँ हिंदुस्तानी पाकिस्तानी नज़र आते हैं वो यही पूछते हैं इनसे कि इमरान खान को क्यों जेल में रखा हुआ है। इल्ज़ाम तो अमेरिका पे आता है, तो वो फिर उसको क्लियर करते हैं। लेटर लिखा है उन्होंने खान की रिहाई के मामले पर। ये वही दबाव है, यकीन करें इसको, इससे आप पीछे ना हटें, ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस पर जान मारें। इंशाल्लाह खुशखबरियों का ये सिलसिला ज़रूर जारी होगा। इस चीज़ को लाइट ना लें कि आपकी कोशिश का क्या नतीजा निकल रहा है। ये इंशाल्लाह निकल रहा है, तभी बुशरा बीबी आज रिहा हुई हैं। इंशाल्लाह ये सारा मामला, क्योंकि एक साइफर से ही मामला शुरू हुआ था ना, तो वो उधर ही ख़त्म होगा इंशाल्लाह। अभी अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के लिए वकला जा रहे हैं, जो मीटिंग्स हैं, वो भी बहुत सारी अहम बातें सामने आ जाएंगी। और आपको पता है इमरान खान के ऊपर केसेस तो कोई नहीं रहे। बुशरा बीबी की जिस तोशाखाना 2 में रिहाई हुई, अब तो उनकी ज़मानत के बाद केस वैसे ही कमज़ोर हो गया। अलकादर का मामला वैसे ही सेटल है। तो खान इस वक्त अंडर ट्रायल मुजरिम है। अंडर ट्रायल मुलजिम को जेल में रखना, मतलब ये कोई दुनिया का ऐसा कानून आपको नज़र नहीं आ रहा। ज़मानत दे के भी हो सकते थे, लेकिन कर नहीं रहे। इसीलिए आज अदलिया में चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने जेल हकाम को बाकायदा हुक्म दिया कि आप एक तो नौरीन न्याजी की मुलाकात कराएं 26 तारीख से, क्योंकि पंजाब हुकूमत ने 25 तारीख तक बैन लगाया हुआ है सिक्योरिटी के हवाले से। इसे फिलफोर ख़त्म किया जाए। और वो जज पूछ रहा था। और दूसरा जो आगे मैं चल के आपको बताता हूँ, जो सरदार एजाज इसहाक ने आज बात की,
उसमें उसने कहा सलमान अकरम राजा की, फैसल चौधरी की और शुएब शाहीन तीनों की मुलाकात करवाएं, नहीं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अभी बुलाएं। अगर ये आ सकता है सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल का यहाँ, तो ये भी आ सकते हैं। 3 बजे का वक्त दे दिया। फिर हुकूमत को हाथ पैर पड़ के उन्होंने कहा नहीं, फ़ौरन अडयाला जेल में ही करवाएं। इंतज़ामात नहीं हो सकते इस बात पे उन्होंने तौहीन अदालत के मामले पर। खान से मुलाकात का मामला इन्होंने क्यों इतना ज़्यादा बना दिया था, इसको क्यों? एक तो शंघाई कॉरपोरेशन थी, 26वीं तरमीम थी, एहतजाज था, यही मामला था सबसे बड़ा। आज सरदार एजाज साहब ने यही कहा कि तौहीन अदालत केस में अब हुकूमत ने, रियासत ने एक स्टांस ले लिया है कि हम किसी सूरत में अदालत का हुक्म नहीं मानेंगे, बेशक हमें सज़ा दे दें, डाल दें हमें जेलों में। तो उस पर फिर आज सरदार एजाज साहब ने यही कहा कि अगर मैं जजमेंट दूँ, फैसला दूँ, तो फिर ये मामला तौहीन अदालत से बढ़ जाएगा। और ये जिस तरह बुशरा बीबी की रिहाई हुई, आप देखें उस गाड़ी के पीछे जिस तरह वो बाकायदा तरीके से, गाड़ी गांव में कभी जाए तो कुत्ते गाड़ियों के पीछे भागते, पुलिस उस तरह भाग रही थी पीछे पीछे। उसकी वजह आगे कोई फूल फेंक रहा था, अंदाज़ा करें। आज आमिर फारूक की अदालत में भी यही था। आज नौरीन खान ने जब कहा उसे, आमिर फारूक को, कि इमरान खान को खाना नहीं दिया जा रहा, कोई ऐसी ज़रूर चीज़ है जिसे छुपाया जा रहा है। तो एक बहन होने के नाते मुझे उनसे मुलाकात का मेरा हक़ है। और वो कह रही थी हम इस मुल्क में पैदा हुए हैं, इस मुल्क में हम बड़े हुए हैं, और देखें यहाँ हालत क्या है कि हम लोग अपने भाई से नहीं मिल सकते। तो मुझे इमरान खान के इस पर बहुत सारी चीज़ें याद आती हैं कि जब आप हक सच की राह पे खड़े हो तो फिर आप अकेले हो जाते हैं। अभी फ़िलहाल तो 28 अक्टूबर तक ये समाअत उन्होंने मुलतवी किया कि अगर 26 को मुलाकात ना हुई तो फिर 28 को दोबारा होगा। सुप्रीम कोर्ट में आज मंसूर अली शाह ने भी बड़ा ख़त ज़बरदस्त लिखा काजी साहब को। काजी साहब, आपके और हमारे अमाल दुनिया देख रही है, तारीख़ कभी माफ़ नहीं करेगी आपको। ये उनके ख़त के अंदर अल्फाज थे। और साथ ही बैठने से इनकार भी कर दिया, किसी भी खुसूसी बेंच में मुझे ना बैठाएं। ये तरमीमी आर्डिनेंस पे जब तक आप फुल कोर्ट बेंच नहीं बनाते, मैं किसी बेंच का हिस्सा नहीं बनूंगा। सिर्फ़ और सिर्फ अवामी मुफाद में जो आम बेंच है उसमें बैठ जाऊँगा, नौकरी है, लेकिन खुसूसी किसी बेंच का हिस्सा नहीं बनूंगा। और फिर यहाँ पर उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त कोर्ट की सर थॉमस की उनके ख़त के अंदर लिखी हुई है, काजी को उन्होंने सुनाई। और यकीन करें ये चीज़ें बड़ी तंग करती हैं। ये जितने भी जजेस होते हैं ये पढ़ते हैं, जब ये छोटी छोटी चीज़ें जब इनको नज़र आती हैं ऐसी, ये दिल पर ले जाते उसे। काजी साहब ने आगे मैं आपको चल के बताता हूँ कैसे दिल पर ली हुई चीज़ें। उसने कहा कि ये जब आप रात को ये कोर्ट पढ़ेंगे बैठ के तो आपको याद आएगा कि आपने रियासत के मफादात, आम आदमियों के मफादात को कुचल दिया और तबाही और बर्बादी के रास्ते की तरफ चले। तो आपको तारीख़ माफ़ नहीं करेगी। फुल कोर्ट के मामले पर तो उनका टेक्निकल बात थी। और वजह देखिए, काजी का दौर आज ख़त्म हो गया। आज कल से काजी साहब मुकदमात नहीं सुनेंगे, चैम्बर वर्क करेंगे और उसके बाद फिर सऊदी अरब, तुर्की और फिर वहाँ से डोनट लोगों से खाते हुए कहीं और पहुँच जाएंगे। फुल कोर्ट रेफरेंस काजी ने बुलाया, रोस्टर में बाकायदा लिखा था, लेकिन आज अदालत में उनकी चीखों से अंदाज़ा हो रहा था कि लेजे में दर्द था, पशेमानी थी। कह रहा था एक दिन और बर्दाश्त कर लें मुझे आज। और कह रहे थे ये मेरी अदालत में अब वकील क्यों नहीं पेश होते कितने अरसे से। तो एडवोकेट जनरल ने कहा नहीं, वो अब आके से पेश हुआ करेंगे। तो काजी से कहता है मैं आपका मतलब समझ गया हूँ कि मेरे जाने के बाद वो आएंगे, मतलब मेरे सामने वकील पेश नहीं होना चाहते। उसने कहा आप इदारों को मोज़ेज़ कहने का लफ्ज़ तक आपको तकलीफ़ होती है। ये जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ का एक केस था और इसमें काजी साहब की मुनाफ़क़त की इंतहा थी। कह रहा था 26वीं तरमीम का मुझे नहीं पता, लेकिन ये पता है कि 26वीं तरमीम में ये माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ की एक शिक भी डाली गई है। ये शिक उसे पता थी, लेकिन ये नहीं पता 26वीं तरमीम में क्या क्या हुआ। बस यहाँ से इनकी मुनाफ़क़त का आप अंदाज़ा कर लें कि कितना सादा और मतलब मैं क्या कहूँ ऐसे जा जाए। बहरहाल मौलाना फजल रहमान साहब की जमात, उनके साथ भी ये इन्हें मामू बनाया गया है इस सारे मामले में। वो उनका तर्जमान आज कह रहा था कि चीफ़ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नाम था सामने। पीपल्स पार्टी ने भी, बिलावल भुट्टो ने भी हमें ये हमारे साथ कमिटमेंट की, लेकिन कमेटी के अंदर जाके नाम बदल दिया। तो वो कह रहा था मेरे से अब ज़्यादा सवालात ना पूछें, ये ना हो फिर मामला खुल के मैं बता दूं बहुत सा। तो या वारदात हुई है या मौलाना भी वारदात में शामिल थे, लेकिन आपको पता है ये लोगों की यादाश्त कमज़ोर है, 2 दिन बाद भूल जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो मखसूस नशस्तों का मामला है, अब असल गेम तो वही है कि तहरीक इंसाफ को वो ना मिले और JUI ये समझ रही है कि उन्होंने बहुत बड़ा कारनामा मिलिट्री कोर्ट्स ख़त्म करवा के दे दिया, या जो हाई कोर्ट्स में तबादले हैं वो बिलाशुबा अच्छा काम है, लेकिन अगर हो जाए तो उससे क्या फ़र्क पड़ना था। अभी जो इसके अलावा जो तहरीक इंसाफ का एहतजाज का मामला, ये सबसे बड़ा और अहम मामला, बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने आज इस पर खुल के बात की है और इसे बाकायदा तौर पर एक साजिश करार दिया। उन्होंने कहा ये लोग जो हमें डी चौक बार बार पहुँचने का कहते हैं, ये एक बहुत बड़ी गेम हो रही है, बहुत बड़ी वारदात है कि हम 1500 से 2000 लोग लेकर डी चौक पहुँचें
और ये मशवरा देने वाले जो नकली अकाउंट्स बनाकर बैठे हैं या ओवरसीज़ में बैठे हुए हैं, ये हमें पुश करते हैं। खुद इन्होंने आना नहीं, मनसूबाबंदी के बगैर प्लानिंग के हम लोग डी चौक पहुँचें, वहाँ से हमारे लोग अगवा हों, फैंटी लगे, मारे जाएँ, पार्टी खामोश होकर फिर बैठ जाए। असल में एक साजिश है। हम एहतजाज करेंगे अपने एक्शन प्लान के मुताबिक, एक ही दफ़ा निकलेंगे, एहतजाज के लिए फिर वापस नहीं आएंगे। इसे मुनज़्ज़म तरीके से स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। हम एक बहुत बड़ी जमात है और हम इसी से मिलती जुलती बात अली बिन गंडापुर भी कह रहा था कि एहतजाज का जो मंसूबा है वो पूरे मुल्क का है, कि पूरे मुल्क की शाहराहों को, एयरपोर्ट्स को, पूरे सिस्टम को चोक करना, उसको रोकना, उसके लिए लाए अमल बनाया जाएगा। और इसके लिए क़यादत बैठ के जो काम कर रही है, पार्टी आपस में लिंक्ड है, ये जल्दी आपके सामने आएगा मामला। उसके पीछे रीज़न भी होगी। गद्दारों के मामले पर जो तरमीम का में वोट का मामला था, उसमें 4 लोगों को शोकास नोटिस जारी किए गए थे। अब 2 सेनेटर्स, डॉक्टर ज़रका और सेनेटर फैसल सलीम, इन दोनों को भी शोकास नोटिस जारी हुए हैं कि तरीके साहब का कहना है कि नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद है कि ये लोग हुकूमत को ज़रूरत पड़ने पर वोट दे सकते थे। तो वाज़े करें आगे कि क्यों इन्हें ना निकाला जाए पार्टी से। अख्तर मैंगल ने जो अपने सेनेटर कासिम जो को सामने, रोजू को सामने लाए, अब उन पर एक वारदात, उन पर केस डाल दिया गया कि ये पार्लियामेंट के अंदर असलहा लेकर लोगों के साथ आए और बड़ा हैवी किस्म का इनके ऊपर मुकदमा। वजह वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, खुफिया इदारों को नागवार गुजरी। अच्छा देखें करते क्या है, अगवा करने के बाद भी जब आप वापस भी आ जाए तो आप नाम नहीं ले सकते। ये कमिटमेंट होती है बाकायदा कि जिसने आपको उठाया, जिसने आपको मारा, वो अक्सर होते ही नकाब में है कि आपको पता ही नहीं चले। लेकिन अगर आपको पता भी हो तो वो कहते हैं बाहर जाके आपने नहीं कहना कि क्या मांगा जा रहा था, क्या कहा जा रहा था। इसीलिए जितने भी अगवा लोग वापस आते हैं वो आपको तफसीलात नहीं बताते, और ये कमिटमेंट होती है। और ये कासिम रोजू साहब ने कमिटमेंट तोड़ी जब उन्हें अगवा करके लेके गए और डायलिसिस से सेनेट में लेकर आए, और उन्होंने ज़मीर की आवाज़ पे अख्तर मैंगल के साथ खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, घर गए, दोबारा उठा लिए गए। फिर तीसरी दफ़ा उनको वीडियो बनानी पड़ी और कहा वो पिछली वाली गलत थी मेरी। तो इस सबको पता है ताकत का जोर है। देखें बदमाशी से शुमाली कोरिया में आप कभी चले जाएँ, कभी एयरपोर्ट से उतरते जाएँ, 50-60 लोग आपको उठा के ले जाएंगे, आप उनका क्या मुकाबला करेंगे। माली में चले जाएँ, बर्किना फासो में चले जाएँ, रवांडा में चले जाएँ, घाना में चले जाएँ, जहाँ जहाँ आपको पता है ये मार्शल लॉ वाला निज़ाम है, वहाँ पे ताकत का जोर है। बदमाशी से आप करवा लें जो करवाना है, लेकिन लोगों के दिलों में जो नफ़रत होती है। अब इस वक्त अगर आप पाकिस्तान में एक रेफरेंडम करवाएं, पूरे पाकिस्तान में एक रेफरेंडम करवाएं, इदारों के बारे में एक पूरी लिस्ट बनाएं कि कौन सा इदारा आवाम की नज़रों में कहाँ खड़ा है, तो आपको अंदाज़ा हो जाए कि किस नहज तक ये 2-2.5 साल में नफ़रत के एतबार से हम किस नहज तक पहुँच गए हैं। अदलिया, उसमें हमारी इस्टेब्लिशमेंट, उसमें पार्लियामेंट, ये सारे के सारे इदारे अवाम इन्हें अब क्या समझती है कि कभी इन्हें अपना एहतसाब करना चाहिए। इतने बड़े बड़े थिंक टैंक इन्होंने रखे हुए, और इन लोगों ने सारों ने नौकरियाँ, कल परसों देखे काजी चला जाएगा, उससे पहले नदीम अंजुम साहब अपना ख़ानदान लेके बाहर चलेंगे, उससे पहले जितने लोग थे सारे के सारे भाग गए मुल्क से। अब वो लोग इसी तरह ये भी चले जाएंगे, माजी का हिस्सा बन। लेकिन जो पाकिस्तान की इन्होंने ईंट से ईंट बजाई, उसका क्या होगा। लेकिन पाकिस्तानी लड़ रहे हैं, खान लड़ रहा है, उसकी टीम भी लड़ रही है, वो तगड़े हैं। आज उसकी बीवी भी रिहा हुई है, इंशाल्लाह कल खान की भी रिहाई होगी। और पाकिस्तान की कौम को ये आहिस्ता आहिस्ता, देखें ये एक बहुत बड़ा लंबा सफ़र है आपकी जमहूरियत का, जो आपने कुर्बानियाँ दी, ये सिर्फ़ और सिर्फ कौम बनाने के लिए पाकिस्तान को लें, तो इंशाल्लाह वो चलेंगी आगे। अगले वीलॉग में तफसील से बात करूँगा अगर हिम्मत हुई। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।